ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री एसकेपी का पार्ट 16 होगा। पार्ट 16 के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको अध्याय 12 प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो पार्ट 16 के अंतर्गत हम यहाँ पर प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखें। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना की नींव वैदिक युग से मानी जाती है। इस समय आपको वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। कालांतर में आपको वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गया तथा चांडाल सहित कई अन्य जातियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब हम इन्हीं सामाजिक परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था देखिए क्या भारतीय वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वेदिक काल में पड़ी। भारतीय वर्ण व्यवस्था की नींव आपको ऋग्वेदिक काल में पड़ी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का एक साथ उल्लेख किया मिलता है। ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजनय कृत उरुत देखिए उरुत तदस्य द्वैस्य पादभ्याम शूद्रो अज्ञात। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। उपनिषदों के अनुसार देखिए आपको जानश्रुति नामक शूद्र को रेकब नामक ऋषि ने शिक्षा दी। उपनिषदों के अनुसार आपके देखिए क्या उपनिषदों के अनुसार इसमें जो आपको कहा गया कि उपनिषदों के अनुसार आपको जानश्रुति नामक शूद्र को रेकब नामक ऋषि ने शिक्षा दी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इस सूत्र काल में आपको देखिए सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया। इसका स्वरूप जन्म पर आधारित हो गया। इसी समय देखिए जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का वर्णन किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। बाद में पतंजलि ने भी आपको निर्वसित एवं अनिर्वसित शब्दों को उल्लेख किया है। मौर्य काल में कोटिन ने वर्णाश्रम धर्म के पालन पर बल दिया, परंतु उसने शूद्रों को आर्य कहा था उन्हें सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। कोटिन ने वर्ण संकर का भी उल्लेख किया है। उसने वर्ण संकरों को शूद्रस धर्म का कोटिन ने अछूतों का भी वर्णन किया है तथा उन्हें अंतावसायी कहा है। मनु ने ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया था। शिलालेख लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा होने का चारों वर्णों में ज्येष्ठ होने का था। वेदों को धारण करने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। मनु ने आगे लिखा है कि 10 वर्ष से ब्राह्मण 100 वर्ष से क्षत्रिय श्रेष्ठ है। लेकिन स्मृतियों में वर्णन मिलता है कि द्विजों द्वारा दिए गए दान से यदि ब्राह्मण अपना जीवन यापन करने में सक्षम न हो तो शूद्रों द्वारा दिया गया दान भी स्वीकार किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख है कि शूद्रों तथा पतितों द्वारा दिया गया दान स्वीकार करना महापाप है। गुप्त काल में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अन्य वर्णों का व्यवसाय भी कर सकता था। गुप्त काल में क्षत्रियों द्वारा भी दूसरे वर्णों का व्यवसाय अपनाने का वर्णन मिलता है। वैश्यों का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यापार था। गुप्त काल में यह भी अन्य कार्य कर सकता। गुप्त काल में वह भी अन्य कार्य कर सकता था। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। मनु ने 3 वर्णों की सेवा करना है शूद्र का मुख्य कार्य बताया है। नृसिंह पुराण में उल्लेख है कि शूद्रों का मुख्य पेशा कृषि है। स्मृति ग्रंथों में शूद्रों को धर्म के क्षेत्र में कुछ छूट प्रदान की गई। याज्ञवल्क्य स्मृति का उल्लेख है कि शुद्र ओंकार शब्द की जगह को नमः शब्द का प्रयोग करते हुए पंच महायज्ञ कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में यज्ञ करना और दान देना शूद्रों का कार्य बताया गया है। मृच्छकटिका में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही घाट से पानी भरते थे। वराहमिहिर ने वृत्त संहिता में 4 वर्णों के लिए अलग अलग मकानों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार ब्राह्मण के मकान में 5 कमरे, क्षत्रिय में 4 कमरे, वैश्य में 3 कमरे और शूद्रों में 2 कमरे होने चाहिए।
न्याय संहिता में भी भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से एवं शूद्र की परीक्षा विष से लेनी चाहिए। न्याय संहिता में उल्लेख है कि शूद्र केवल अपनी ही जाति का साक्षी गवाह बन सकता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में किया है। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से वर्ण के जाति शब्द का प्रयोग होने लगा। चातु वर्णों का अतिरिक्त समाज में अनेकानेक जातियां थी। इनमें से कुछ उत्पत्ति अनुरोध एवं पत्रों जैसे विवाहों से हुई। हाँ, बोधायन के अनुसार क्या किया कि बोधायन के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान अम्बष्ट कही जाती थी। गौतम के अनुसार क्या, गौतम के अनुसार शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान उग्र कही गई। बोधायन ने इसे रथकार कहा है। बोधायन ने ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को निषाद कहा है। गौतम के अनुसार वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से मागध की उत्पत्ति हुई है। बोधायन ने इसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से माना। मनु के अनुसार वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री से वैदेहिक की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के अनुसार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री से सूत की उत्पत्ति हुई। वैदेहिक पुरुष और आयु गव स्त्री से उत्पन्न संतान मैत्रेय कहलाई। मनु के अनुसार निषाद पुरुष और वैदेहिक स्त्री से उत्पन्न संतान कारावर कहलाई, जबकि शूद्र पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान चंडाल कहलाई। धर्मशास्त्र में उल्लेखित है कि जिस गांव में चांडाल रहता हो वहाँ अध्ययन नहीं करना चाहिए। मनु ने लिखा है कि चांडाल एवं स्वपकों को गांव के बाहर निवास करना चाहिए। गधे और कुत्ते उनकी संपत्ति होनी चाहिए। चीनी यात्री फायान लिखता है कि जब कभी चांडाल बाजार या गांव में प्रवेश करता था तब वह लकड़ियां बजाता चलता था, जिससे लोग आवाज़ सुनकर हट जाएं। ह्वेनसांग के अनुसार वह बधिक का कार्य करता था और नगर के बाहर निवास करता था, तब उसके घर पर विशेष चिन्ह बने होते थे। वानभट्ट ने चांडालों को स्पर्श वर्जित कहा है। वर्जित कहा है, मतलब चंदा को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि अल-बरूनी लिखता है कि देखिए अल-बरूनी लिखता है कि इसका मुख्य कार्य गांव की सफाई करना है। यदि किसी द्विज की दृष्टि कुछ दूर से भी उन पर पड़ जाती है तो वह अपवित्र हो जाता है। गुप्त काल में संवत डोम नामक जाति भी एक स्वतंत्र जाति के रूप में प्रकट हुई। देखिए यहाँ पर गुप्त काल में भूमि अनुदान के फलस्वरूप कायस्थ वर्ग का उदय हुआ। इनका सर्वप्रथम उल्लेख आपको याज्ञवल्क्य की स्मृति मिलता है। देखिए अभिलेखों में आपको सबसे पहले हाँ देखिए कायस्थ की बात है। गुप्त काल में भूमि अनुदान के फलस्वरूप कायस्थ वर्ग का उदय हुआ। उनका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य का स्मृति मिलता है। अभिलेखों में आपको सबसे पहला अभिलेख आपको मथुरा अभिलेख कुषाण काल में मिलता है कि कायस्थों का मुख्य कार्य लेखक गणना करने वाला एवं न्यायिक निर्णयों को लिखना था। गुप्त काल में एक वर्ग के रूप में दिखाई पड़ता है जिसका एक प्रतिनिधि विषय प्रशासन में भी भाग लेता था। पद्म पुराण में उल्लेख है कि कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा के संपूर्ण काया शरीर से हुई है। श्री हर्ष जयचंद के दरबारी कवि ने अपनी पुस्तक नेषद चरित्र में अपनी पुस्तक नेषद चरित्र में उल्लेख किया है कि यमराज के सचिव आपको चित्रगुप्त कायस्थों के आदि पुरुष थे। कायस्थों को अक्षरोपजीवी भी कहा गया है। इन्हें समाज में अष्ट व्याकरण देवता के रूप में जाना जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कायस्थ एक जाति के रूप में स्थापित हुए। देखिए साहित्य महत अभिलेख में कायस्थ का उल्लेख जाति के रूप में मिलता है। दास प्रथा की शुरुआत आपको सैंधव सभ्यता से मानी जाती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा विद्वान थी। अब देखिए बौद्ध काल में संघ के नियमों के अनुसार दास संघ में प्रवेश नहीं कर पा सकता था। अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में एक ब्राह्मण द्वारा भिक्षा मांगकर 800 कारसापन इकट्ठा करके दास खरीदने की इच्छा रखने का वर्णन मिलता है। जातक कथा में उल्लेख है कि यदि स्वामी सन्यासी हो जाए तो उसके
तो उसके दास स्वतः मुक्त हो जाते हैं। स्वामी को देखिए, स्वामी को अत्यधिक धन देकर भी दास मुक्ति पा सकता है। कोटरी के अनुसार शूद्रों से भिन्न मलेच्छों को दास बनाया गया। कोटरी के अनुसार शूद्रों से भिन्न मलेच्छों को दास बनाया गया। कोटरी ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। अशोक के अभिलेखों में भी दासों का वर्णन है। मनु ने दास प्रथा का विधिवत वर्णन किया। उनके अनुसार शूद्रों से दास का कार्य करवाना चाहिए। दासों को रस्सी और डंडों से पीटा जा सकता है। दास अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। दास अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। मनु ने 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, परंतु उन्होंने दासों की मुक्ति के विधान का वर्णन नहीं किया है। नारद याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन ने देखिए, नारद याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन के अनुसार किसी भी वर्ण का दास उससे निम्न वर्ण का भी हो सकता है। नारद याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन के अनुसार किसी भी वर्ण का दास उससे निम्न वर्ण का ही हो सकता है, परंतु समान वर्ण का दास नहीं हो सकता। कात्यायन ने उल्लेख किया है कि दासता ब्राह्मणों के लिए नहीं है। नारद पहले स्मृतिकार थे। नारद पहले स्मृतिकार हैं जो दास मुक्ति का विधान बताते हैं। उनके अनुसार यदि किसी खतरे से दास द्वारा स्वामी के जान की रक्षा की जाती है तो यह स्वामी का कर्तव्य है कि उस दास को मुक्त कर दे। याज्ञवल्क्य दास मुक्ति के विधान का दर्पण करते हुए कहते हैं कि युद्ध में बंदी बनाए गए दास एवं दुर्भिक्ष से बचाए गए दास अपने स्वामी को धन देकर मुक्त हो सकते हैं। नारद ने सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। देखिए, महाभारत में कुल 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। नारद और बृहस्पति के अनुसार दासों को अपवित्र कार्य में लगाया जाता है। देखिए, समाज में स्त्रियों की दशा देखें यहाँ पर क्या प्राचीन भारत में युग के अनुरूप आपको युग के अनुरूप स्त्रियों की दशा में उतार चढ़ाव बना रहा। अब आगे हम देखें क्या कि युद्ध में देखिए, यहाँ पे याज्ञवल्क्य भी दास मुक्ति के विधान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध में बंदी बनाए गए दास एवं दुर्भिक्ष से बचाए गए दास अपने स्वामी को धन देकर मुक्त हो सकते हैं। नारद ने सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों को वर्णन किया, जबकि महाभारत में 7 प्रकार के दासों को वर्णन है। नारद और बृहस्पति के अनुसार दासों को अपवित्र कार्यों में लगाया जाता है। समाज में स्त्रियों की दशा देखें। प्राचीन भारत में युग के अनुरूप स्त्रियों की दशा उतार चढ़ाव बना रहा। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक रूढ़ियों के कारण भी स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सबसे उत्तम थी। उनका उपनयन आपको संस्कार होता था। उनका उपनयन संस्कार होता था और वे सभाओं में भी भाग लेती थी। केवल संपत्ति संबंधी उनके अधिकार नहीं थे। अनेक विदुषी स्त्रियों लोसा मुद्रा देखिए कि लोपामुद्रा अपाला घोषा सियक्ता विश्वारा रोमासा इत्यादि ऋचाओं की रचना की। देखिए, लोपामुद्रा अपाला घोषा सियक्ता विश्वारा रोमसा इत्यादि ने ऋचाओं की रचना की है। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन ऋग्वैदिक की तुलना में उनकी दशा में गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। इस काल की विदुषी स्त्रियों में मैत्रेयी देखिए क्या मैत्रेयी, गार्गी, वेदवती, काशकीर्तनी आदि प्रमुख थी। मैत्रायणी संहिता में पुरुष की 3 बुराइयों को जुआ एवं शराब के साथ स्त्री को भी रखा गया है। बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। थेरी गाथा में 50 गाथाओं को 50 कवित्रियों का उल्लेख है, जिसमें 32 ब्रह्मचारिणी 18 विवाहिता थी। बुद्ध काल में सुबा सुमेघा एवं अनुपना उच्च कुल की स्त्रियां थी, जिन्होंने थेरी गाथा में कविताएं लिखी। मौर्य युग में स्त्रियों की दशा और भी खराब हो गई, परंतु वे परिवर्जिका और अंगरक्षिका हो सकती थी। कौटिल्य स्त्रियों को अनिष्कासनीय कहा है। मूलतः काल में दशा में कुछ सुधार आया। नागानिका प्रथम स्त्री शासिका बनी। गुप्त काल में स्त्रियों को गौरी भवानी अर्थात देवी का स्वरूप बताया गया, लेकिन व्यवहार में बाल विवाह जैसी कृतियों के आ जाने से उनकी दशा में गिरावट आई। इसी कारण सती प्रथा का प्रचलन हुआ। कालिदास ने मंदिरों में देवदासियों का वर्णन किया है। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, तो साथ ही एक नई प्रथा जोहर प्रथा का प्रचलन स्त्रियों में हो गया। पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया।
हाँ, स्त्री का संपत्ति संबंधी अधिकार। देखिए ऋग्वेद में दत्तक पुत्र से पुत्री श्रेष्ठ समझी जाती थी। आप स्तंभ ने यह व्यवस्था दी कि उत्तराधिकारिक अभाव में जब सपिन या गुरु या शिष्य कोई ना होता, वह सारी संपत्ति धर्म कार्य में लगा देनी चाहिए। मनु के अनुसार पुत्र के अभाव में संपत्ति का भागी पिता का भाई होगा। देखिए पहली बार यागवल्क स्मृति में ही पुत्री को संपत्ति का अधिकारिणी माना गया। इस स्मृति ने को पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री के उत्तराधिकारिणी होने की पुष्टि की। इस स्मृति में पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री के उत्तराधिकारिणी होने की पुष्टि की। नारद एवं कात्यायन ने विधवा के भाग को स्वीकार नहीं किया। दाय भाग एवं मिताक्षरा के अनुसार मृत पति की संपत्ति की पुत्र के अभाव में विधवा प्राप्त करती है। इन ग्रंथों ने कन्या को पुत्र के हिस्से का 1/4 प्राप्त करने की स्तुति दी। फिर देखिए स्त्री धन क्या। देखिए स्त्री धन माता पिता भाई एवं पति के द्वारा अग्नि के समक्ष दिया गया धन स्त्री धन दिया गया धन स्त्री धन के अंतर्गत आता है। मनु के अनुसार स्त्री धन की उत्तराधिकारिणी पुत्री ही हो सकती है। पुत्री के अभाव में बहुओं का इस पर अधिकार होता था। देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेख 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। सती प्रथा जब पत्नी पति की चिता पर चढ़ती थी तो उसे अनवारोहण कहा गया। सती के लिए सहमरण, सहगमन और अनुगमन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। मध्यकालीन टीकाकार मेघातिथि ने इस प्रथा का प्रबल विरोध किया। इसे आत्महत्या स्त्रियों के पूर्णतः निषिद्ध बताया। अब आगे क्या परिशिष्ट आपको दिया गया। परिशिष्ट में देखिए क्या देखिए यहाँ परिशिष्ट, इस छोटे से परिशिष्ट में हम प्राचीन भारत की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक शब्दावलियाँ पढ़ेंगे, जिसमें आप कहते हैं जिसमें प्रतियोगी छात्रों एक ही जगह पर इसका ज्ञान हो। देखिए प्रशासनिक शब्दावली के यहाँ पर सबसे देखिए प्रशासनिक शब्दावली देखिए क्या अंत या महामात्र। देखिए मूलकालीन प्रमुख सीमांत अधिकारी ये सीमावर्ती जनजातियों को सब बनाने और धर्म के उपदेश देने का कार्य करते थे। ये चुंगी और सीमा शुल्क के अधीक्षक भी थे। देखिए अंतपाल क्या, अंतपाल जो था वो सीमाओं का प्रमुख सैन्य अधिकारी को अंतपाल कहते हैं। अंतवर्षिक सैन्यम, देखिए अंतवर्षिक सैन्यम क्या था। अंतपुर की सुरक्षा एवं उसकी देखरेख के तैनात प्रभारी सैनिक को हम अंतवर्षिक सैन्यम कहते थे। अंतवर्षिक क्या था। देखिए शाही अंतपुर हरम का प्रमुख को अंतवर्षिक कहते थे। अंत्यपुर क्या था। अंत्यपुर औपचारिक महामात क्या था। राजा देखिए राजप्रसाद के भित्ति प्रकोष्ठों एवं भवनों का प्रभारी महामात। अंत्यपुर औपचारिक महामात क्या था। राजप्रासाद देखिए राजप्रसाद के भित्ति प्रकोष्ठों एवं भवनों का प्रभारी महामात। अभ्यागारिक क्या था। अभ्यागारिक अंतपुर हरम, देखिए अंतपुर हरम के नैतिक नियमों की निगरानी के लिए नियुक्त विशेष प्रहरी। देखिए अग्रमहिषी, देखिए आपके अग्रमहिषी क्या, महारानी या पटरानी। देखिए महारानी या पटरानी को अग्रमहिषी कहते हैं। देखिए अब यहाँ आगे क्या है, अग्रामात क्या। देखिए अग्रामात क्या है। यहाँ देखिए आपको अमामात आपको है, यहाँ आप अमामात ही आपको देखिए अमामात क्या था। महामात्यों का प्रमुख, देखिए महामात्यों का प्रमुख या प्रधानमंत्री को हम अमामात्य कहते थे। अब अक्षपटर क्या थे। केंद्रीय और समान लेखा कार्यालय को अक्षपटर को बोलते थे। अमित्र बल क्या था। शत्रु के राज्य से भारतीय सैनिक को अमित्र बल कहते थे। अनिक्स किसे कहते हैं। शाही हाथियों का प्रशिक्षक को अनिक्स कहते थे। अष्टादश तीर्थ क्या था। 18 प्रमुख अधिकारियों का प्रमुख को क्या बोलते थे। अष्टादश तीर्थ बोलते थे। अष्टोनोमाई, देखिए अष्टोनोमाई क्या था। मेगास्थनीज को नगर प्रमुख अधिकारी, मेगास्थनीज को नगर का प्रमुख अधिकारी को अष्टोनोमाई कहते थे। एग्रोनोमाई क्या था। मेगास्थनीज के अनुसार जिले का प्रमुख अधिकारी। इसके अतिरिक्त यह भूरासो था सड़क निर्माण का भी कार्य। इसके देखिए यहाँ पर क्या एग्रोनोमाई का था। मेगास्थनीज के अनुसार जिले का प्रमुख अधिकारी। इसके अतिरिक्त यह भूरासो था सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। अश्वदमक क्या, देखिए अश्वदमक क्या था। शाही घोड़ों का प्रशिक्षक जो था वो अश्वदमक था। 8वीं बल क्या, देखिए वनवासी जातियों से भारतीय सैनिक को हम 8वीं बल कहते थे। आयुतिक क्या, देखिए एक विशेष अधिकारी जो मौर्य शासन के विरुद्ध। आयुतिक क्या, एक
एक विशेष अधिकारी जो मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोह को रोकने के प्रयासों में अंत महामातों को सहयोग देता था, उसी को अयुतिक बोलते थे। देखिए अयुतिक क्या था, एक विशेष अधिकारी जो मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोहों को रोकने के प्रयासों में अंत महामातों को सहयोग देता था, उसे अयुतिक कहते थे। कि आहार का जिले की छोटी इकाई, जिले से छोटी इकाई यहाँ विभिन्न महामातों की नियुक्ति होती थी, उसको हम आहार कहते। देखिए जिले से छोटी इकाई, जिले से छोटी इकाई यहाँ विभिन्न महामातों की नियुक्ति होती थी, उसको हम आहार कहते थे। आकारिक अकरा अध्यक्ष कहते, अकरा अध्यक्ष कहते, खानों का अधीक्षक हम अकरा अध्यक्ष बोलते थे। आमात क्या था, देखिए अधिकारियों का एक वर्ग, देखिए अधिकारियों का एक वर्ग जिनसे विभाग अध्यक्ष और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। अमात्य क्या, देखिए अधिकारियों का एक वर्ग जिनसे विभाग अध्यक्ष और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, उसको अमात्य बोलते थे। आयुधा, देखिए आयुधागार क्या था, राज शस्त्रागार को आयुधागार बोलते थे। इपिस्को, देखिए इपिस्कोपोई या इफोरोई अध्यक्ष की, देखिए अध्यक्ष की तरह का अधिकारी को इपिस्कोपोई या इफोरोई बोलते थे। अंतराध्यक्ष, देखिए अंतराध्यक्ष सोपारी क्या था, उच्चाधिकारियों के लिए समान संबोधन को अंतराध्यक्ष सोपारी को बोलते थे। उच्चाधिकारियों को समान संबोधन। अब आते हैं यहाँ पे क्या कि कंटक शोधन क्या था, कंटक शोधन क्या था, इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को निकालना, लेकिन वास्तव में आपराधिक या फौजदारी मामलों का न्यायालय था, जिसकी अध्यक्षता 3 प्रदेष्टि या 3 अमात्य करते थे। के नीलकंठ शास्त्री अनुसार ये नई तरह की अदालतें थी जिन्हें निरंतर जटिल होती सामाजिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा अत्यधिक संगठित प्रशासन तंत्र नौकरशाही के फैसलों लागू करवाने के लिए गठित किया गया था। कनिक गणना अधिकारी, क्या था, केंद्रीय कार्यालय के लेखाधिकारी कनिक गणना अधिकारी करते थे। कर्मांतित क्या था, कर्मांतित जो था कारखानों का अध्यक्ष को कर्मांतित बोलते थे। R.K. मुखर्जी के अनुसार यह कृषि और वनों का अधीक्षक था। कारवतिका क्या था, 200 गाँव के बीच स्थित प्रशासनिक मुख्यालय को कारवतिका बोलते थे। कोष्ठागार क्या था, राजकीय भंडारगिरी गोदाम को कोष्ठागार बोलते थे। कोष्ठागाराध्यक्ष क्या था, राजकीय भंडार गिरोह का अध्यक्ष को कोष्ठागाराध्यक्ष बोलते थे। कुमार अश्वानुचर क्या था, कुमार अश्वानुचर जो था अश्वारोही सेना का प्रमुख को कुमार अश्वानुचर बोलते थे। फिर आपको कुप्पा, फिर देखिए आपको क्या कुपिया, देखिए कुपिया अध्यक्ष क्या था, कुपिया अध्यक्ष जो था वो वन अध्यक्ष को कुपिया अध्यक्ष बोलते थे। कुप्यगिरी क्या था, कि वन उत्पादों का भंडारगिरी को कुप्यगिरी बोलते थे। कुमारा मात क्या था, कुमारा मात जो था एक उच्च पदाधिकारी का सरकारी पदनाम, को कुमारा मात बोलते थे। खनिया अध्यक्ष क्या था, खनिया अध्यक्ष क्या था, कि सीमित अधिकार क्षेत्र वाला खानों का अध्यक्ष को खनिया अध्यक्ष बोलते थे। गणक क्या था, देखिए महामात लेखा विभाग का गणक महामात क्या था, लेखा विभाग का महामात्र को गणक महामात बोलते थे। गो अध्यक्ष कहते हैं पशु विभाग का प्रमुख को क्या बोलते थे, गो अध्यक्ष बोलते थे। गोप कहते हैं गाँव और जिला स्तर के बीच राजस्व, गांव और जिला स्तर के बीच राजस्व और सामान्य प्रशासन का प्रभारी मध्यवर्ती अधिकारी, गांव और जिला स्तर के बीच राजस्व और सामान्य प्रशासन के प्रभारी मध्यवर्ती अधिकारी को गौप बोलते थे। ग्रामकूट क्या था, ग्राम प्रधान का मालिक ग्रामकूट कहते थे। ग्रामीण क्या था, ग्रामीण प्रशासन के उत्तरदायी केंद्र सरकार का कर्मचारी क्या बोलते, ग्रामीण बोलते थे। गुड़ पुरुष क्या था, गुड़ पुरुष गुप्तचर था जिनकी पहली और विस्तृत उल्लेख अर्थशास्त्र मिलता है। चर क्या था, कि घुमक्कर मतलब क्या, घुमक्कर गुप्तचर या जासूस बोलते थे। चालक क्या था, कि पुलिस बंदीगिरी को चालक बोलते थे। जनधारी क्या था, संदेश वाहक को जनधारी बोलते थे। दंडपाल क्या था, मुख्य सेनापति दंडपाल बोलते थे। दापक क्या था, दापक एक अधिकारी जो सीधे राजा से आदेश ग्रहण करता, दापक एक अधिकारी जो सीधे राजा से आदेश ग्रहण करता था। द्वारिक क्या था, द्वारिक राज प्रसाद के द्वारपाल को द्वारिक बोलते थे। देवता अध्यक्ष क्या था, कि धार्मिक संस्थानों के विभाग अध्यक्ष को देवता अध्यक्ष बोलते थे। द्रवहस्ती वनपाल क्या था, लकड़ी के वनों और हाथियों वाले जंगलों के प्रमुख को द्रवहस्ती वनपाल बोलते थे। द्रोणमुख क्या था, 400 गाँव के केंद्र में स्थित प्रशासनिक मुख्यालय को द्रोणमुख बोलते थे। दूत क्या था, राजदूत या संदेशवाहक को दूत बोलते थे। फिर आगे यहाँ पर देखिए धम्म महामात्र क्या था,
देखिए यहाँ पर क्या कि धम्म महामाद क्या था, यहाँ पे कि धम्म महामाद कहते थे कि धम्म के प्रचार के अशुद्ध अनियुक्त विशेष अधिकारी को धम्म महामाद कहते थे। धम्म महामाद कहते कि धम्म के प्रचार के अशुद्ध अनियुक्त विशेष अधिकारी को धम्म महामाद कहते थे। धर्म अस्त्य क्या था, दीवानी न्यायालय, स्त्री की दीवानी न्यायालय, इसकी अध्यक्षता धर्मस्थ या व्यवहारिक और तीन अमात्य करते थे। नगर देखिए क्या, नगर विहो हालक, देखिए नगर विहो हालक या नागलक क्या था, नगरीय न्यायपालिका, देखिए नगरीय न्यायपालिका जिन्हें कोर्ट ने पूर्व व्यावहारिक या नागरिक कहा है। नगर व्यूह हालक या नागलक क्या था, नगरीय न्यायपालिका जिन्हें कोर्ट ने पूर्व व्यवहारिक या नागरिक कहा है। रोमिला थापर के अनुसार नगर व्यूह, देखिए नगर व्यूह हालक महापात्र नागरिक के सामान्य प्रशासन का अधीन कार्य करते थे। रोमिला थापर के अनुसार को नगर व्यूह हालक महामात्र नागरिक के सामान्य प्रशासन के अधीन कार्य करते थे। नागरिक क्या था, नगर का प्रमुख अधिकारी को नागरिक बोलते थे। नागवनाध्यक्ष, नागवनाध्यक्ष क्या था, हाथियों के जंगल का प्रमुख को नागवनाध्यक्ष बोलते थे। इसकी सहायता के लिए आपको नागवनपाल नामक अधिकारी होते थे। नवाध्यक्ष क्या था, देखिए जहाजों के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष बोलते थे, नवाध्यक्ष बोलते थे। नायक देखिए नायक पदातिनेत क्या था, पैदल सेना के प्रमुख को नायक पदातिनेत बोलते थे। नायक किसी सैनिक टुकड़ी का प्रमुख अथवा युद्ध कार्यालय का कर्मचारी। वी.एम. बरुआ के अनुसार मुख्य पुलिस सिपाही को नायक बोलते थे। निवि ग्राहक के कोषाध्यक्ष निवि ग्राहक कहता था, कोषाध्यक्ष निवि ग्राहक में बराबर कोषाध्यक्ष। पादात बराबर पैदल सैनिक हुआ। पनिया अध्यक्ष क्या था, वस्तु की आपूर्ति, मूल्य, बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाला बाजार का प्रमुख अधिकारी पनिया अध्यक्ष था। पारिकार्मिक क्या था, पारिकार्मिक जो था निम्न श्रेणी कर्मचारियों का प्रमुख। निम्न श्रेणी कर्मचारियों के प्रमुख को पारिकार्मिक बोलते थे। परिसा क्या था, देखिए अर्थशास्त्र में, देखिए अर्थशास्त्र में उल्लेखित मंत्री परिषद को पैसा प्रति अश्वरथ, देखिए प्रति अश्वरथ हस्त्या अध्यक्ष, प्रति अश्वरथ हस्त्या अध्यक्ष क्या था, देखिए पदाति घुड़सवार रथ एवं अस्थि सेना के प्रमुख। पदाति घुड़सवार रथ एवं अस्थि सेना के प्रमुख अर्थात सेना के 4 अंगों के 4 सेनानायक। पत्नाध्यक्ष कहते बंदरगाह नगरों के प्रमुख, बंदरगाह नगरों के प्रमुख को पत्नाध्यक्ष बोलते थे। पत्नाध्यक्ष कहते हैं बंदरगाह, देखिए बंदरगाह नगरों के प्रमुख को पत्नाध्यक्ष बोलते थे। पत्याध्यक्ष क्या था, पत्या अध्यक्ष आपको क्या था, देखिए पदाति सेना का प्रमुख या सेना नायक को पत्या अध्यक्ष बोलते थे। पोतवा अध्यक्ष क्या था, मापतों का, देखिए पोतवा अध्यक्ष मापतों का प्रमुख था। प्रादेशिक महामाद, देखिए प्रादेशिक महामाद कहते आर के मुखर्जी के अनुसार को प्रांतीय गवर्नर, लेकिन रोमिला थापर इन्हें जिला प्रमुख या अर्थशास्त्र के प्रदेष्टा का समकक्ष बताया। प्रदेष्टा क्या, देखिए फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी, फौजदारी न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को प्रदेष्टा बोलते थे। देखिए प्राद विभोग क्या, देखिए प्राद विभोग क्या था, देखिए अपीलीय न्यायालयों में राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री को प्राद विभोग कहते थे। प्रशास्ता क्या, देखिए सेनापति के अधीन युद्ध कार्यालय, सेनापति के अधीन आपको युद्ध कार्यालय को प्रशास्ता बोलते थे। प्रशास्त्री किसे बोलते थे, प्रशास्त्री क्या, युद्ध सामरिक का विभागाध्यक्ष। देखिए बी.एम. बरुआ के अनुसार यह हुआ कानून का मुख्य प्रशासक था। प्रतिवेदक क्या था, राजा के संवाददाता या समाचार वाहक। तो यहाँ देखिए क्या कि उसके बाद आपके यहाँ क्या गया, प्रादेष्टा क्या था, देखिए यहाँ पर क्या प्रादेशिक में, देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक बार फिर देखिए पोताध्यक्ष जो था वो मापतों का प्रमुख था। प्रादेशिक महामाद क्या, देखिए प्रादेशिक महामाद क्या था, आर के मुखर्जी के अनुसार प्रांतीय गवर्नर था, लेकिन रोमिला थापर इन्हें जिला प्रमुख या अर्थशास्त्र के प्रदेष्टा का समकक्ष बताया। प्रदेष्टा क्या था, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी को प्रदेष्टा बोलते थे। देखिए प्राद विभोग क्या था, प्रिय न्यायालयों में राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री को प्राद विभोग कहते थे। प्रशास्ता क्या, देखिए सेनापति के अधीन युद्ध कार्यालय, सेनापति के अधीन आपको युद्ध कार्यालय को प्रशास्ता बोलते थे। प्रशास्त्री क्या, देखिए प्रशास्त्री क्या था, देखिए युद्ध सामग्री का विभागाध्यक्ष। बी.एम. बरुआ के अनुसार यह कानून का, देखिए वह कानून का मुख्य प्रशासक था। प्रतिवेदक क्या था, देखिए राजा के संवाददाता या समाचार वाहक को प्रतिवेदक करते थे। पुलिसानी क्या था, यह राजा के एजेंट होते थे जो युक्तों के समतुल्य, देखिए जो युक्तों के समतुल्य अधीनस्थ प्रशासनिक स्तर से संबंधित होते थे। फिर आपको पुरुष क्या था, यहाँ देखिए पुरुष आपको जो कहा गया, देखिए पुरुष एजेंट या राजकर्मी, ये लोग राजा और राजकों के बीच संपर्क अधिकारी कार्य करते थे। हालांकि बरुआ का मानना है कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित पुरुषों का अर्थशास्त्र के अमात्यों के समतुल्य बताया गया है। उल्लेखित पुरुषों का अर्थशास्त्र के अमात्यों के समतुल्य बताया गया है। अब
है देखिए बंधना, यहाँ जो कहा गया बंधनागार। देखिए बंधनागार मतलब कारागार होता है। बंधनागार अध्यक्ष, देखिए बंधनागार अध्यक्ष क्या था, कारागार अध्यक्ष को बंधनागार अध्यक्ष बोलते थे। देखिए भिक्षुकी क्या था, स्त्री जासूस को भिक्षुकी कहते थे। भृत क्या था, बाहर सिंह को भृत कहते थे। मागध क्या था, मागध के भाट या देखिए मागध क्या था, भाट या अच्छा देखिए भाट या चारण को मागध बोलते थे। महामात्र क्या, देखिए महामात्र अधिकारियों का एक वर्ग जो मंत्रियों के साथ साथ मंत्रिमंडल या उच्चाधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। रोमनाथ थापर अनुसार मेगास्थनीज ने इन्हें ही संवत 7वीं जाति बताया है। महामात्र, देखिए आपको महामात्र परसव क्या था, सूचना और आपराधिक गुप्तचर, सूचना और आपराधिक गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को महामात्र परसव कहा गया है। मानवक क्या, देखिए जासूस अथवा गुप्तचर को मानवक कहा गया। मंत्री परिषद, देखिए मंत्री परिषदाध्यक्ष क्या था, मंत्री परिषदाध्यक्ष जो था वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। मुहुर्तिक, देखिए मुहुर्तिक क्या था, देखिए राज ज्योतिषी को मुहुर्तिक कहा गया। मोल क्या था, प्रांतीय सैन्य टुकड़ियों में कार्य करने वाली सेना को मोल कहते थे। मित्रबल क्या थे, पड़ोसी मित्र, देखिए पड़ोसी मित्र राज्यों द्वारा भेजी गई सेना, पड़ोसी मित्रबल राज्यों द्वारा भेजी गई सेना, पड़ोसी मित्रबल राज्य, देखिए मूत्र क्या था, प्रांतीय, देखिए मूत्र जो था प्रांतीय सैन्य टुकड़ियों में कार्य करने वाले सेना को मूल कहते थे। आपको कहते थे। मित्रबल क्या था, पड़ोसी मित्र राज्यों द्वारा भेजी गई सेना को मित्रबल कहते थे। मुद्रा अध्यक्ष क्या था, पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष बोलते थे। मुख्य क्या था, मुख्य जो था यह कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी। युद्ध, देखिए युद्ध कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी और विभागों में अनुभाग अधिकारी को मुख्य बोलते थे। मुसिक कर क्या था, प्लेग फैलने की स्थिति में चूहों को मारने के नागरिकों पर लगाया गया कर को मुसिक कर कहते थे। योनि पोषक क्या था, राजभवन में पशुओं का पशु संवर्धन अधिकारी, राजभवन में पशुओं का पशु संवर्धन अधिकारी को योनि पोषक कहते थे। जंगली घोड़ों और हाथियों के प्रशिक्षक को युक्तारोहक कहते, जंगली घोड़ों और हाथियों के प्रशिक्षक को युक्तारोहक कहते थे। युक्त क्या, देखिए आर के मुखर्जी के अनुसार युक्त लेखा विभाग के समान अधिकारी थे। लेकिन बी एम बरुआ का मत है कि यह शाही सचिवालय के अधिकारी थे, जिनका कार्य पुरुष या परिसा के निर्देश पर राजाओं को संहिताबद्ध करना था। राजवचनिक क्या था कि देखिए शाही या राज आयुक्त जो राजकर्मियों के माध्यम से समाज की राजधानी से सीधे निर्देश प्राप्त करने में सक्षम थे, उसको राजवचनिक कहते थे। शाही या राज आयुक्त जो राजकर्मियों के माध्यम से समाज की राजधानी से सीधे निर्देश प्राप्त करने में सक्षम थे। रज्जुक क्या था, देखिए बिहुरा, देखिए बिहुरा रज्जुकों को जातकों में उल्लेखित रज्जु ग्राहकों का संक्षेपित शब्द या रूप मानते हैं। देखिए ये लोग खेतों को मापने और भू राजस्व का निर्धारण करने की रस्सी लेकर चलते थे। यह शायद एक पद था और वे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक थे। वे कृषि संबंधी समस्याओं, भूमि संबंधी विवादों को निराकरण एवं निवारण करते थे। देखिए वे न्यायिक अधिकारियों एवं राजस्व प्रशासकों की दोहरी भूमिका का निर्वाह करते थे। रोमिया थापर के अनुसार को मेगास्थनीज ने जिनका अग्रोनोमाई के रूप में उल्लेख किया है वे रज्जुक ही है। देखिए रक्षिण क्या था, पुरुष या आंतरिक, देखिए पुरुष या आंतरिक सुरक्षाकर्मी को हम लोग रक्षिण बोलते हैं। राष्ट्र, देखिए क्या राष्ट्र मुख्य क्या था, प्रांतीय गवर्नर या राज्यपालों के लिए कोटिल द्वारा प्रयुक्त संबोधन इन्हें राष्ट्रपाल या ईश्वर कहा जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर है क्या कि रथाध्यक्ष क्या था, रथ सेना के प्रमुख अधिकारी रथाध्यक्ष है। रथी, देखिए सारथी अर्थशास्त्र को रथी बोलेंगे। रूप दर्शक क्या, देखिए सिक्कों का परीक्षक रूप दर्शक करेगा। लक्षणाध्यक्ष या टकसाल अध्यक्ष क्या था, राजकीय टकसाल अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष या टकसाल अध्यक्ष बोलते थे। वक्ष भूमि क्या था, वक्ष भूमि, देखिए गौशालाओं के नियंत्रण या देखभाल करने वाले अधिकारी जिनका कार्य अर्थशास्त्र के गो अध्यक्ष की भांति होता था। वक्ष बुद्धि क्या था, वक्ष बुद्धि क्या, देखिए वक्ष बुद्धि क्या था, गौशालाओं के नियंत्रक या देखभाल करने वाले अधिकारी जिनका कार्य अर्थशास्त्र के गो अध्यक्ष की भांति होता था। वर्धकी स्थापित क्या था, काश्तकारों बढ़इयों का नायक। वर्धकी क्या था, वर्धकी राज बढ़ई या राज काश्तकार को वर्धकी बोलते। विनिच महामात्र क्या, विनिच महामात्र किसी प्रकरण के कारणों की न्यायिक जांच करने वाला महामात्र। विविता अध्यक्ष चारागाहों का प्रमुख। बरुआ के अनुसार बंजर भूमि का अध्यक्ष। व्रज भूमि के राजा के संदेशों या राजादेशों को जनता में घोषणा करने वाले अधिकारी। राजा के संदेशों या राजादेशों को जनता में घोषणा करने वाले अधिकारी।
वज्र वज्र भूमिक था। शैल खनक क्या था? राज शिल्पी या मूर्तिकार शैल खनक था। शिल्पवत देखिए शिल्पकार कलाकार शिल्पवत। शुल्काध्यक्ष उत्पाद शुल्क विभाग का शुल्काध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बुच्चर खाने का प्रमुख। शून्यपाल राजा की राजधानी से बाहर रहने की स्थिति में शून्यपाल उसका स्थान लेता था। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख। संग्रहण 10 ग्रामों के देखिए 10 ग्रामों के मध्य स्थित प्रशासनिक मुख्यालय संग्रहण। संख्यायक लेखाकार या अकाउंटेंट संख्यायक। देखिए सब देखिए क्या सब देखिए सब थयक महामात्र सामान्य मामलों या विषयों का प्रभारी महामात्र। संहारता देखिए राजस्व वसूली का प्रमुख अधिकारी संहारता। सामंत दुर्ग क्या देखिए विदेशी राजा का दुर्ग सामंत दुर्ग था। समान अधिकरण क्या था? समान अधिकरण समान विभाग था। सन्निधाता क्या देखिए सन्निधाता कोषाध्यक्ष और देखिए कोषाध्यक्ष और राजभवन का प्रमुख प्रबंधक। इसका मुख्य कार्य नगद और उपहार के रूप में अर्जित राज की आय का लेखा जोखा रखना था। सप्तांग का देखिए राज के 7 घटक तत्व। पराग को स्वामी अर्थात राजा। दूसरा आपको अमात अथवा उच्च अधिकारियों का वर्ग। तीसरा देखिए क्या जनपद अर्थात क्षेत्र या प्रदेश। चौथा दुर्ग का किला। पांचवा को कोष अर्थात खजाना और छठा को दंड अर्थात सेना और सातवां मित्र देश या राज। स्वर्वनिक क्या था? राज देखिए राज स्वर्ण का अथवा सुनार को स्वर्वनिक बोलते हैं। फिर देखिए सेना नायक या महामात्र। सेना प्रमुख या सेनापति के रूप में महामात्र। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का प्रमुख सीता अध्यक्ष। सीमा स्वामी देखिए असुरक्षित इलाके के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी सीमा स्वामी। स्कंधावार सैनिक छावनियाँ या सैनिक शिविर स्कंधावार। स्थानिक नीलकंठ शास्त्री अनुसार यह जिला राजस्व अधिकारी था, जबकि रोमिला थापक अनुसार यह वह ग्राम स्तर या जिला स्तर के मध्यवर्ती या बीच के स्तर का कर वसूलने वाला अधिकारी था। स्त्री अध्यक्ष महामात के इसे इतिझाका भी कहा गया है। एक अन्य मत के अनुसार गणिका अध्यक्ष की भांति गणिकाओं की देखरेख करने वाले अधिकारी। स्त्रीगण चंद्रगुप्त मौर्य के निकटतम चंद्रगुप्त मौर्य की निकटतम अंगरक्षिकाएं। सुरा अध्यक्ष के आबकारी विभाग का अध्यक्ष सुरा अध्यक्ष। सूत सारथी सूत्राध्यक्ष। कार्य कताई बुनाई विभाग अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष सोना और चांदी के सिक्कों की ढाई प्रदर्शन और संचालन प्रभारी। स्वर्ण अध्यक्ष सोना और चांदी के सिक्कों की ढाई प्रदर्शन और संचालन प्रभारी स्वर्ण अध्यक्ष था। देखिए श्रावापक देखिए राजा से सीधे आदेश लेने वाले अधिकारी। राजा से सीधे आदेश लेने वाला अधिकारी क्या बोलते थे? श्रावापक बोलते थे। श्रेणी बल क्या देखिए लड़ाकू या योद्ध जातियों से भर्ती किए गए वे सैनिक जो सैन्य कला के व्यवसाय के रूप में अपनाते थे। जो सैन्य कला को व्यवसाय के रूप में अपनाते थे श्रेणी बल है। देखिए श्रेणी मुख्य दस्तकार या व्यापारिक श्रेणी का श्रेणी मुख्य दस्तकार या व्यापारिक श्रेणी या निगम का प्रमुख श्रेणी मुख्य। हस्त्य अध्यक्ष क्या था? हाथियों का अधिक हस्त्य अध्यक्ष जो था हाथियों का अध्यक्ष हस्त्य अध्यक्ष। हस्त्य देखिए हस्त्या सब रथ मुख। हस्त्या सब रथ मुख क्या? हस्त्या सब रथ मुख। हस्ती देखिए हस्ती रथ और अश्वारोही सेना का प्रमुख। हस्ती रथ और अश्वारोही सेना का प्रमुख। छत्र क्या देखिए राजसी का देखिए राजसी या शाही देखिए छत्र क्या राजसी या शाही सत्ता। अब देखिए समाज शब्दावली देखिए। अब देखिए समाज देखिए अंबिका ने क्या था? माताएं और पत्नियां आमतौर पर महिलाएं। अंबिका ने क्या? माता और पत्नियां आमतौर पर महिलाएं। अंग माठी क्या था? देखिए महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति। देखिए अंतपुर क्या था? शाही हरम या राजपुर की महिलाओं के निवास के राजा प्रसाद का अंत प्रकोष्ठ। देखिए अंतराल क्या था? वर्ण संकर जातियां। देखिए वर्ण संकर जातियां अंतराल था। अंत क्या था? जाहि बहिष्कृत अंत था। अति देखिए अंत्यवासिनी क्या था? अंत्यवासिनी आपको पुरुष छात्र था। अंत्यवासिनी महिला छात्र अंत्यवासिनी। अनंत के आश्रय से अछूत अनंत है। अंत्य यह सब को चंडाल जैसी सभी निचली जातियों के प्रयुक्त किया जाता था। अंत्यज के उपविभाजन के विभिन्न विवरण स्मृतियों में मिलते हैं। 7 प्रमुख अंत्यज है। रक्षक धोबी चर्मकार पशुओं की खाल उतारने वाला नट नाचने वाला जाति नट बुरुद बांस के कर्मकार बुरुद और मेड और मीन शिकारी। मेड और मीन मतलब शिकारी या मेड या मीन होगा शिकारी। देखिए अभिसारिका रात में अपने पिता का चुपचाप घर छोड़ प्रेमिक से मिलने जाने वाली लड़की को अभिसारिका। रात में अपने पिता का चुपचाप घर छोड़ प्रेमी से मिलने जाने वाली लड़की अभिसारिका।
अभियांतर आपे अस्थायिक आपे अस्थायक अभियांतर आपे अस्थायक क्या था, सेवक अथवा अनुचर। अभयलीन एक छात्र। आदि में कृषक दासों के, देखिए कृषक दासों के यहाँ पर क्या आदि में हो गया, उसके देखिए अभयलीन एक छात्र हो गया। आदि में क्या कृषक, देखिए कृषक दासों के समतुल्य खेती में मजदूर, कृषक दासों के समतुल्य खेती में मजदूर आदि में। फिर आपको यहाँ पर अग्रशाली स्वर्णकाल जैसे कि आपको अक्षालीन अग्रसारी स्वर्णकाल जैसे कि अक्षसारीन आपको अग्रसारी हो गया, अग्रसारी हो गया। अग्रवर्ण या उदिक अग्रवर्ण बराबर उच्च वर्ग, अग्रवर्ण बराबर उच्च वर्ण देखिए अक्षीण धन संपन्न मतलब क्या, भूमि संपन्न अभिजात वर्ग। अमर नायक अमरम नामक भूमि का उपयोग करने वाला सेनानायक, अमरम नामक भूमि का उपयोग करने वाला सेनानायक। अनाम्य क्षत्रिय का स्वरूप अनाम। अनुलोम विवाह एक शब्द जिसमें वर उच्च जाति का एवं वधु निम्न जाति का हो, अनुलोम। इस धर्मशास्त्र में इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी गई है। विवाह के एक शब्द जिसमें वर उच्च जाति का एवं वधु निम्न जाति की हो, धर्मशास्त्र में इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी गई है। अर्धांगिनी क्या, सतपर ब्राह्मण में देखिए सतपर ब्राह्मण में पत्नी के प्रयुक्त शब्द को अर्धांगिनी कहा गया। देखिए अश्लिप से मतलब अछूत होता है। अष्टकुल मतलब क्या होता है, ग्राम सभा के 8 सदस्यों की समिति, ग्राम सभा के 8 सदस्यों की समिति को अष्टकुल कहते हैं। अन्य देखिए अनिर्वासित या निर्वासित देखिए शुद्ध, देखिए अनिर्वासित या निर्वासित शुद्ध देखिए पाणिनि ने शूद्रों की पाणिनि देखिए क्या, पाणिनि ने इन शूद्रों की इन दो श्रेणियों को उल्लेख किया। इसमें देखिए इसमें आपको निर्वासित की दशा और इन आपको निर्वासित की दशा और भी खराब हो गई है। असुर विवाह क्या, देखिए विक्रय विवाह इसमें लड़की का पिता धन की राशि अपनी कन्या को बेच देता था। अब देखिए आप अठवीं क्या था, देखिए वन निवासी जंगल में रहने वाला वन निवासी। अवर वर्ण प्राय क्या था, ऐसी बस्ती जिनके निवासी मुक्त शुद्र हो। अवरोधजन क्या था, शहरी देखिए शहरी हरम के निवासी या राजा की रानियाँ तथा उपपत्नियाँ अथवा रखेरे। अवरोधजन क्या, शहरी हरम के निवासी या राजा की रानियाँ तथा उपपत्नियाँ अथवा रखेरे। अवरोधन कुटुंब देखिए कुटुंब गिरी या परिवार। अवरोधन आयोगव शुद्ध देखिए आयोगव शुद्ध देखिए शुद्ध स्त्री जन्मा वैश्य का पुत्र, शुद्ध स्त्री से जन्मा वैश्य का पुत्र आयोगव। आभीर ग्वाला या पशुपाला समुदाय एक सदस्य आभीर। आम्बोती आबोती राजस्थान ब्राह्मणों का, देखिए राजस्थान में ब्राह्मणों का निम्न वर्ग आबोती। आचार एक परंपरा, देखिए एक परंपरा या पारंपरिक नियम का आचार। आना देखिए आमना, देखिए आमना क्या, कुल पीढ़ी वंश के शासन। आपद देखिए आपद धर्म क्या, आपत्ति कायम कर्तव्य विभाग को आपद धर्म। अब यहाँ पर कहा गया क्या कि आर्य विवाह के एक ऐसा विवाह जिसमें दहेज के स्थान पर गाय और बैल के रूप में प्रतीकात्मक बहुमूल्य प्रदान किया जाता है, आर्य विवाह कहलाता है। आर्य क्या, इसका शाब्दिक अर्थ ज्येष्ठ है। ये एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था, परंतु बाद में यह शब्द आपको सामाजिक पहचान और संबंधों के विभिन्न पक्षों में व्युत्पन्न अनेक संबंधों को इंगित करने वाला शब्द बन गया, जैसे कि मात्रा आर्या, पितामह आर्यक, कोई कुलीन व्यक्ति आर्य पुत्र, दादी आर्य का आदि। आर्य देखिए आर्य का मतलब क्या, दादी नानी आदि। आश्रित हलिका मतलब प्राश्रित हलवा या काश्तकार। आवा पुत्र का विवाह, आवा मतलब पुत्र का विवाह। इराज देखिए इराज गस्ता मतलब क्या, सरकारी अधिकारी। उद्बस कुटुंबिक। उद्बस कुटुंबिक, बाहर से आकर बसने वाले किसान। उलूगम किसी स्वामी के साथ संबंध होकर सेवा करने वाला उलूगम। उन्नति क्या, दत्तक या गोद ली गई पुत्री उन्नति। उपनयन क्या, योग देखिए यज्ञोपवीत संस्कार जो केवल द्विजों के लिए प्रस्तावित किया गया था, उपनयन। और देखिए उपनीत क्या था, उपनयन किया गया छात्र। देखिए यहाँ पर क्या उपनीत क्या था, उपनयन किया गया छात्र उपनीत। उर्किरार उपनयन किया गया छात्र उपनीत हो गया। उपनयन क्या था, यज्ञोपवीत संस्कार जो केवल द्विजों के लिए प्रस्तावित किया गया था। उर्किरार निचली भूमि वाली बस्तियों के प्रमुख या मुखिया उर्किरार
उरावर देखिए सामान्यतः इसका अर्थ आपको सामूहिक संगठन जैसे कि उर के सदस्यगण। केकु देखिए केकुलार क्या बुनकर था। कल नाडु देखिए सौर या वीर स्तंभ वीरों की स्मृति में स्थापित आपको स्थापित स्मारक या प्रस्तर खंड। कम्मालर क्या था वास्तुकार कारीगरों के 5 वर्ग जिन्हें अंजू पंच लतर भी कहा जाता है। कर्माल धातु कर्मी कार्मिक देखिए कार्मिक मतलब श्रमिक। कली वर्ज किसी विदेशी के साथ संपर्क स्थापित ना करना। कारुक दस्तकार या कारीगर। कारुक देखिए कारुकर्मोपजीवन कर्मोपजीवन छोटे दस्तकार एवं कारीगर। काश्तकार और कृषि श्रमिक। देखिए काख्य कुड्डी मतलब क्या व्यापारी और दस्तकार। किलार मुखिया। किनासा वास्तुकार अथवा कृषक। किनासा मतलब क्या काश्तकार अथवा कृषक। किनस किनस मतलब हल थल किसान और खेती और मजदूर किनस। देखिए कोटे मतलब उपहार की धृतदास मतलब खरीदेगा से। सॉरी कृतदास यहाँ पर कृतदास मतलब क्या कृतदास मतलब आपको हो गया क्या खरीदे गए दास को कृतदास बोलेंगे। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर कृषि वर्ग क्या था। कृषि श्रमिक या खेती हार मजदूर को कृषि वर्ग कहते हैं। कुडिया नापेर किसान हो गया कुडिया नापेर किसान। कुलू देखिए कुल कुटुंबिक क्या था अस्थायी रूप से बसे किसान को कुल कुटुंबिक बोलते हैं। कुरुंजी क्या था देखिए वन भूमि को कुरुंजी बोलते हैं। कुटी क्या था परिवार था। किंतर क्या था नर्तकियां या देखिए कीर्तन क्या था नर्तकियां या नृत्यांगनाएं थे। कुटुबिन क्या था देखिए कुटुबिन किसान या गृह स्वामी। कुटुबिन क्या था किसान गृह स्वामी या कृषक परिवार था। गहपति क्या था देखिए यहाँ पर गहपति जो था वो क्या गहपति संस्कृत के देखिए संस्कृत गृहपति। संस्कृत के गृहपति का देखिए गपति क्या था संस्कृत के गृहपति का समानार्थक पाली भाषा का शब्द। संस्कृत के गृहपति का समानार्थक पाली भाषा का शब्द ऋग्वेद में गृह स्वामी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया। उमा चक्रवर्ती के अनुसार बौद्ध युग में आपको गहपति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संपत्ति के नियंत्रक करदाता और कृषक का प्रतिनिधित्व करता था। गाहवे क्या था कृषक और खेती और मजदूर गाहवे करते थे। गंधर्व विवाह क्या था आधुनिक प्रेम या प्रणय विवाह जिसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी। गणिका क्या देखिए विद्या संपन्न विभिन्न कलाओं में निशांत गणिका जो सामान्य वेश्याओं से भिन्न होती थी। कामसूत्र का कहना है कि प्रत्येक वेश्या गणिका नहीं होती बल्कि वह केवल गणिका कहलाने की अधिकारिणी होती है जिसे 64 कलाओं में निशांत होने का सम्मान प्राप्त हो। ऐसी निशांत गणिका का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत बौद्ध साहित्य में उल्लेखित आम्रपाली है। देखिए गर्भदास गर्भदास गोल एक ग्वाल या पशुपालक। गोष्ठी कोई सभा बैठक या समाज मंडली। गोत्र उत्तर वैदिक युग में विकसित व्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक युग में इसका अर्थ गौशाला या पशुओं का झुंड है परंतु बाद में पशुओं के झुंड या झुंड के समान स्वामियों के व्यक्ति समूह के लिए इसे प्रयुक्त किया जाने लगा। बाद में जब संयुक्त भूस्वामित्व की इकाई संयुक्त पैतृक परिवार बन गया तो गोत्र परिवार के साथ साथ जाति बोधक हो गया। गोत्रांतर देखिए विवाह के समय पत्नी के गोत्र का गोत्रांतर विवाह के समय पत्नी के गोत्र का पति के गोत्र में परिवर्तन। यह संभवतः फिर सत्तात्मक व्यवस्था की अंतिम विजय का प्रतीक है। ग्रामाचार अस्थायी रीति रिवाज। घटिका उच्च अध्ययन संस्थान या विद्यालय। चार मृत कृषक मजदूर चार मृत। चांडाल प्रतिलोम विवाह देखिए ब्राह्मण स्त्री और शूद्र देखिए चांडाल प्रतिलोम विवाह ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक अनुक्रम में निम्नतम समूह। देखिए चीनी यात्री फायर ने पहली बार इसका विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार ये लोग नगर के बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करते समय ढोलक आदि बजाकर इसकी सूचना देते थे ताकि लोग उनके आसपास से दूर रहे और बचकर चले। चिंपक या रंगरे देखिए रंगों प्रकार करने लोगों का समूह चिंपक। जनी मतलब पत्नी। जनिया विभिन्न जनों के निवासी लोग जनिया। जन्य मित्र विवाह के द्वारा बने संबंधी जन्य मित्र। जातक वकुंडी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आजीवन मंदिर की सेवा का व्रत लिया हो। जातक वकुंडी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आजीवन मंदिर की सेवा का व्रत लिया हो। जाति जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण जाति। इसे ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह असमानता आधारित संरचना है जिसका उदय सूत्रकार माना जाता है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में प्रथम 3 वर्णों को लोग द्विज कहते थे।
तक्षण मतलब बढ़ई। देखिए तक्षाचार मतलब बढ़इयों का प्रमुख। ताली 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 मतलब विवाहित स्त्रियों द्वारा पहला, देखिए विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला विवाह प्रतीक आभूषण। तात आम्बा सौतेली माँ या किसी पिता, सौतेली माँ या किसी के पिता की चाची। तुर्क मूलतः कोई तुर्क या तुर्की मुसलमान, परंतु बाद में मुसलमानों के लिए सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तीरे बलि या नजराना। तीरे देव विवाह, जब किसी लड़की का पिता यह करता पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता तब उसे देव विवाह कहा जाता था। दारक, किसी राजा का ऐसा पुत्र जिसे अपनी माता की पद स्थिति के कारण से राजकुमार का पद या उपाधि नहीं मिल पाती। अब के दास भृत और सेवक। दास कर्मकार, अपने मालिक या स्वामी से संबंध ऐसे आश्रित कर्मचारी जिनकी स्थिति ना तो दासों जैसी है और ना ही कर्मकार या कर्मचारी जैसी है। दास प्रथा, भारत में दासता सिंधु काल से प्रचलित थे। दासता का सामान्य नियम यह था कि प्रत्येक वर्ग अपने से नीची वर्णों नीची के वर्ण नीची के अन्य अपने से नीचे के वर्णों को दास बना सकता था। इस प्रकार ब्राह्मण के सभी वर्ण दास हो सकते थे, जबकि शूद्र का दास कोई भी वर्ण नहीं हो सकता था। नारद स्मृति, देखिए नारद स्मृति में सर्वाधिक 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। इस स्मृति में सर्वप्रथम दासों की मुक्ति का विधान है। दास भाग क्या, देखिए दास भाग क्या था। जीव मुतवाहन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक। इसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। वर्तमान में बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ही यही प्रथा प्रचलित है। दायद क्या, देखिए दायद मतलब प्रजाति या संगोती आपको दायद हो गया। अभी हम देखिए देवदासी। देखिए मंदिरों के साथ संबंध नर्तकियाँ उन्हें बसवी या भाविन भी कहा जाता था। दोष, कृषक और खेती और मजदूर। दोष द्विज, प्रथम तीन उच्च वर्णों को 2 बार जन्मित या द्विज माना जाता था। प्रथम 3 उच्च वर्णों को 2 बार जन्मित या द्विज द्विज माना जाता था या माया जाता था। मतलब प्रथम 3 उच्च वर्णों को 2 बार जन्मित या द्विज माना जाता था। पहले स्वाभाविक जन्म और पुनः जब उन्हें यज्ञोपवीत संस्कारों द्वारा ब्राह्मणीय समाज में शामिल किया जाता था। शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं होता था, उसी को हम द्विज बोलते थे। धर्मता क्या, देखिए धर्मता खेती और मजदूर। धर्मता ध्वजा हत बराबर युद्ध में पकड़े गए दास ध्वजा हत। नगर नगर के प्रमुख लोग, व्यापारिक श्रेणी या निगम के सदस्य। नापत्र पोता पोती नाती नापत्र। नट मतलब नर्तक या जनजाति। देखिए न्यायतर, देखिए बुनकर। नियोग, किसी संतानहीन, देखिए किसी संतानहीन विधवा द्वारा पुत्र उत्पत्ति मात्र के परिवार द्वारा सहमत किसी पुरुष से संभोग। नियोग, किसी संतानहीन विधवा द्वारा पुत्र उत्पत्ति मात्र के लिए परिवार द्वारा सहमत किसी पुरुष से संभोग। यद्यपि मनु ने इसकी अनुमति नहीं दी है, परंतु याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम धर्मपुत्र आदि में इसकी अनुमति है। नियोग के शाब्दिक अर्थ है, देखिए नियोग के शाब्दिक अर्थ नियुक्ति सत्ता या अधिकार। देखिए नोटुतर वस्तु विनिमय के अदला बदली नोटुतर। परे कक्का सवष्ट सैनिक वर्ग परे कक्का सवष्ट। पैशाच विवाह का निम्नतम प्रकार। इसमें लड़की से बलात् विवाह किया जाता था। पाले, रेतीली भूमि या रेगिस्तानी भूमि। पाले, पामर किसान और कृषि श्रमिक। पामर, पानर, चारण या भाट इज इक्वल टू पानन। पंच महापाप या अपराध। ब्राह्मण हत्या, मादक मदिरापन, सोने की चोरी मतलब गोल्ड की चोरी, आभूषण की चोरी, गुरु की पत्नी से व्यभिचार और इन अपराधों के दोषी व्यक्ति से संबंध रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिकार नौकर या सेवक। परिकार, परिपार्श्विक मतलब क्या, अनुचर या घनिष्ठ व्यक्तिगत सेवक। परिपार्श्विक। पट्ट महादेवी प्रमुख रानी का पद पट्ट महादेवी। पितरों की आत्माओं को तर्पण और अर्पण। पितृवित मतलब पैतृक संपत्ति। प्रपितामह मतलब दादा का पिता।
प्रतिग्रह उपहार स्वीकार करना, प्रतिलोम विवाह, प्रतिग्रह मतलब उपहार स्वीकार करना, प्रतिलोम विवाह एक ऐसा विवाह जिसमें वधु उच्च वर्ग की जबकि वर निम्न वर्ग का हो। परवर का शाब्दिक अर्थ चुनना या आह्वान करना है। कतिपय संस्कारों को संपन्न करते समय पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। परवर की अवधारणा गोत्र के साथ जुड़ी है। गोत्र की समान अवधारणा के अनुसार किसी समूह के सारे लोग किसी आदि पुरुष पुरुष या सत्तात्मक श्रृंखला की उत्पत्ति बताते हैं। परवर मुख्यतः आपको गोत्रांतर विवाह संबंधी संस्था है, जिसमें यदि किसी पीढ़ी तक समान पूर्वज रहा हो तो विवाह नहीं हो सकता। गोत्र के साथ जुड़ी परवर की संस्था ब्राह्मणी या वैवाहिक संस्था को काफ़ी जटिल बना देती है। गोत्र असंख्य है और उन्हें 49 प्रवर समूहों में विभाजित किया गया है। सप्रवर कन्या के साथ विवाह निषेध या मनाही की गई है। प्रणय देखिए, अब गरीब छोटे किसान प्रणय पुनर्भू क्या पुनर्विवाह करने और विधवा, इससे उत्पन्न संतान को पौर्ण भर्म कहा जाता था। मनुस्मृति में देखिए इस विवाह की निंदा की गई, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति, बोधायन, धर्मसूत्र, अग्निपुराण आदि में इसकी अनुमति दी गई। अग्निपुराण ने ऐसी स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी है जिसका पति गायब, मृत, सन्यासी, नपुंसक या जाति बहिष्कृत हो गया हो। पुरुषार्थ मानव जीवन के 4 लक्ष्य या ध्येय हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। इनमें प्रारंभिक तीन त्रिवर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। पुत्रिका मतलब भ्राताहीन पुत्री, इसको पुत्रिका। फाल्दी मतलब क्या, हल की लोहे की गर्म फाल हाथ में लेकर अग्नि परीक्षा देना, फाल्दी। बद्र हालस क्या, हल्प आसित बद्र हालस। बेसबग क्या, दासों का क्रय विक्रय बेसबग। वितवत्तु क्या, बुआई करने का अस्थायी अधिकार वितवत्तु। ब्रह्मा विवाह आधुनिक विवाह एवं सर्वाधिक परिचित विवाह ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा के ऐसे ब्राह्मण जो बाद में क्षत्रिय हो गए, जैसे बंगाल के सेनवंशी शासक। भक्तदास सैनिक मजदूरी का इसके बाद देखिए भक्तदास के दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर भक्तदास। भट्ट शाब्दिक रूप में सैनिक या सिपाही, कभी कभी निजी नौकर भी भट्ट कहा जाते। भटक मजदूरी कमाने वाला भटक। भतीदास श्रमिक जो मजदूरी करता हो अथवा मजदूर भतीदास। भृत्य सेवक के अथवा गुलाम भृत्य। महलक नगर के वरिष्ठ जन आपको महलक। महाबंद व्यवहारिन बड़े साहूकार या मुख्य श्रेष्ठी, व्यापारिक श्रेणी या निगम का प्रमुख। मकुटी शूद्रों को संबोधित राज्य या देश। मांगल्य देखिए विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति के जीवन काल में सुहाग के प्रतीक स्वरूप गले में पहना जाने वाला आभूषण मांगल्य। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के जीवन काल में सुहाग के प्रतीक स्वरूप गले में पहना जाने वाला आभूषण मांगल्य। मन्नर मुखिया मरांडी ईदे कुल देखिए मरांडी ईदे फुरे पशुपालक या ग्वारे। अब देखिए यहाँ पर क्या मर मक्कातयम देखिए मरमक्कतायम मलयालम भाषी क्षेत्र में परिचित उत्तराधिकार की व्यवस्था के अनुसार धन संपत्ति की उत्तराधिकारी महिलाएं होती, जो एक महिला से दूसरी महिला को हस्तांतरित होती रहती है। मलमक्कातयम क्या मलयालम भाषी क्षेत्र में परिचित उत्तराधिकार की व्यवस्था के अनुसार धन संपत्ति की उत्तराधिकारिणी महिलाएं होती थी, जो एक महिला दूसरी महिला को हस्तांतरित होती रहती थी। मरुदम तमिल साहित्य में उल्लेखित उपजाऊ भूमि मरुदम। मलेच्छ ब्राह्मणीय परंपराओं का पालन न करने वाले अन्य जातियों तथा विदेशियों के लिए प्रयुक्त नाम। ब्राह्मणीय परंपराओं का पालन न करने वाले अन्य जातियों तथा विदेशियों के लिए प्रयुक्त नाम। मूल्य देखिए चारागाही क्षेत्र जिसमें स्थान परिवर्तन कर कृषि और पशुपालन किया जाता था। मूल्य यजमान वह व्यक्ति जिसकी ओर से यह किया गया हो। यजमान राक्षस विवाह कन्या का बलात् अपहरण करके विवाह। रक्षिता किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को आजीवन रखेल के रूप में रखना। रखेल की स्थिति स्पष्ट करने के 2 अन्य शब्दों अवरुद्धा और भुजिष्या का उल्लेख किया जाता है। लांगलोपजीविन देखिए जोतने वाला या कृषि श्रमिक। लेक या लंका सेवक या नौकर। देखिए लिपिकृत कुल लिपिंगकारों का समुदाय। वर्षिकी या बढ़ई देखिए वर्धिकी या बढ़ई।
वर्ण वर्ण इस शब्द का प्राचीनतम उल्लेख वर्ण शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रजापति ब्रह्मा के चार शरीरांगों से चार वर्णों, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन या क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। बब किसी के पिता की पीढ़ी के चाचा या अन्य रक्त संबंधी को बब कहते हैं। विदत विदत ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन संस्था विदत। वेली मुखिया बराबर वेलील। वेल्लार वेल्लार मतलब धनाढ़ भूस्वामी वेल्लार वेतर मुखिया वेतर और वेली मुखिया। सालीगर बुनकर सालीगर बुनकर सानी तमिल भाषा में ब्राह्मण स्त्री के प्रयुक्त शब्द सानी। स्वसा देखिए स्वसा भगनी या बहन। स्वसा जो था भगनी या बहन आपको हो गया। समय देखिए सभे ब्राह्मण देखिए ब्राह्मण ग्रामों का ब्राह्मण ग्रामों का सामूहिक संगठन या सभा ब्राह्मण भूस्वामी। सभे ब्राह्मण ग्रामों का सामूहिक संगठन या सभा ब्राह्मण भूस्वामी। सलेखना या निश्चित देखिए सलेखना या निश्चित जैनियों की धार्मिक प्रथा जिसमें जैन मुनि संथा या अनशन करके प्राण त्याग देते हैं। समन सामुदायिक उत्सव देखिए सामुदायिक उत्सव को समन। संध्रोत देखिए संध्रोत में सामुदायिक यज्ञ मतलब संध्रोत। सपिंड के देखिए सपिंड के जो श्राद्ध कर्म में भागीदारी करने के पात्र हो सपिंड। सार्थ व्यापारियों के नेता आपको सार्थ वाहिनी महिला व्यापारी। सत्य एवं असत्य शूद्र के सत्य एवं असत्य शूद्र के 12वीं शताब्दी तक आते शूद्रों की दो श्रेणियां सत्य और असत्य का उल्लेख मिलता है। सती पति की मृत्यु के बाद उसका देखिए सती पति की मृत्यु के बाद देखिए यहाँ पर सती है। पति की मृत्यु के बाद उसकी देखिए पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जल जाने वाली विधवा। सती पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जल जाने वाली विधवा इसे सहमरण या सहगमन अथवा अनुवारोहण कहा जाता है। देखिए अनुमरण तब होता है जब पति का दाह संस्कार कहीं अन्यत्र किया गया हो और उसकी विधवा पति की मृत्यु का समाचार पाकर आत्मदाह का संकल्प ले लेती है और विधवा को पति की चिता की राख या पति की पादुकाओं अथवा अपने मृत पति के किसी स्मृति वस्तु के बिना ही जला दिया जाता है। विष्णु के स्मृति अतिरिक्त किसी भी धर्मसूत्र में सती का कोई उल्लेख नहीं है। सती का प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। देखिए जिसमें पांडु की प्रिय रानी भाद्री ने अपने पति के शव के साथ आत्मदाह कर लिया। सती का सबसे प्राचीन अभिलेख या प्रमाण आपको 5 से 10 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है जिसमें गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई। बाणभट्ट ने इस प्रथा की निंदा की है जबकि मेघातिथि इसे आत्महत्या करार दिया। स्ववाहक की देखिए आप क्या कि स्ववाहक देखिए खेत जोतने वाले को स्ववाहक बोलते हैं। सियाल क्या यहाँ पर हो गया। कृषक देखिए सियाल के कृषक और खेती और मजदूर को सियाल बोलते हैं। सियाल बोलते हैं। सैनिक सैनिक ककदियार क्या था देखिए सैनिक ककदियार जो था वह व्यापारी था। सैनिय क्या था बुनकर था। से टिटू क्या था श्रेणी या निगम प्रमुख था। स्त्री धन क्या देखिए महिलाएं अपने विवाह के समय में मायके के रिश्तेदार आदि से जो धन प्राप्त करती है। देखिए स्त्री धन क्या था महिलाएं अपने विवाह के समय में मायके के रिश्तेदार आदि से जो धन प्राप्त करती है उसे स्त्री धन कहा जाता है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। मनु के अनुसार स्त्री धन पर सर्वप्रथम पुत्रियों और फिर बहुओं का अधिकार होता है। श्राद्ध देखिए पूर्वजों का स्मरण करने वाला कर्म कांड जिसमें चावल से बने पिंडों को पूर्वज को अर्पित किया जाता है। श्रेणी के एक ही कार्य करने वाले लोगों का समूह श्रेणी है। श्रेष्ठी क्या देखिए श्रेणियों का प्रमुख को श्रेष्ठी कहते हैं। हाली क्या है हल चलाने वाले अथवा बटाईदार को हाली कहते हैं। हल चलाने वाले अथवा बटाईदार को हाली कहते हैं। इसलिए क्या ये देखिए हाली हो गया हल चलाने वाले अथवा बटाईदार को हाली कहते हैं। हलिये क्या होगा हालिये मतलब क्या कृषक मजदूर को हालिये कहते थे। हाली क्या हुआ हाली मतलब कृषक हो गया। क्षेत्रा देखिए यहाँ पर क्या कि क्षेत्राजीव खेतों से जीविका अर्जित करने वाला अर्थात कृषक। क्षेत्राजीव क्या मतलब क्या खेतों से जीविका अर्जित करने वाला अर्थात कृषक को क्षेत्राजीव बोलते हैं। क्षुद्र भूपाल क्या देखिए क्षुद्र भूपाल क्या हुआ छोटे शासक को क्षुद्र भूपाल कहा जाता है। फिर आर्थिक शब्दावली आप यहाँ देखिए
अंगुल क्या होता था, इसको देखिए यहाँ पर अंगुल, भूमि की माप को अंगुल कहते थे। भूमि के अन्य मापे धनुग्रह 4 अंगुल, धनु मुष्टि 8 अंगुल, वृत्त देखिए वृत्त अस्थि, देखिए वृत्त अस्थि अथवा वृत्त अस्थि, वृत्त अस्थि अथवा वृत्त अस्थि अथवा विदित 12 अंगुल अथवा एक छाया पुरुष। देखिए प्रादेश मतलब क्या 12 अंगुल हो गया, प्रादेश मतलब 12 अंगुल हो गया, दृष्टि मतलब क्या 12 अंगुल हो गया, पद 4 अंगुल हो गया, सम 14 अंगुल हो गया, साल 14 अंगुल हो गया, परिरय परिरय आपको 14 अंगुल हो गया, हस्त या प्रजापत हस्त अथवा अथवा अर्तिन अर्तिन आपको 24 अंगुल हो गया, किस्कू अथवा कंस आपको 32 अंगुल हो गया, कुक्कू हत जो है कुक्कू हत या दंड ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि की ही माप के लिए प्रयुक्त दंड की माप 192 अंगुल या दंड की समान माप अर्थात 96 अंगुल या चार अड़तीन से दोगुनी होती थी। देखिए यति अथवा यास्ती, यति अथवा यास्ती 7 रत्नों अथवा 7 हस्त, धनुष देखिए धनुष 4 हस्त या आपको 96 अंगुल, अक्ष 104 अंगुल पैदेश। अब देखिए 2 रज्जु अथवा देखिए 2 रज्जु उषा 20, देखिए 2 रज्जु उषा 20 यट्ठियों 20 यट्टियों के बराबर। देखिए अभूतपूर्व क्या, वह भूमि जिस पर पहले खेती ना की अभूतपूर्व हो गया। आदित्य देखिए अधिध है मनु ससनम, अधिधेय मनु ससनम, देखिए अधिधेय मनु ससनम क्या हुआ, भूमि पर ऐसा देखिए भूमि पर ऐसा धारणा अधिकार जिसके अनुसार कृषक फसल के आधे हिस्से की प्राप्ति के कार्य करता था। देखिए यहाँ पर क्या अधिधेय, देखिए अधिधेय मनु असनम, अधिधेय मनु ससनम, भूमि पर ऐसा धारणा अधिकार जिसके अनुसार कृषक फसल के आधे हिस्से की प्राप्ति का कार्य करता था। आदेव मातिक क्या हुआ, भूमि जो वर्षा पर निर्भर ना हो अर्थात बिना वर्षा के सिंचित भूमि। अधिकरण क्या था, एक प्रशासनिक विभाग, देखिए यहाँ पर एक अधिकरण क्या था, एक प्रशासनिक विभाग अथवा कार्यालय। इस शब्द का प्रयोग आपको न्यायपीठ के लिए भी किया जाता था। अब देखिए अगर क्या, देखिए यहाँ पर क्या अग्रहार का एक अपभ्रंश रूप, देखिए तमिल शिलालेखों में इसका प्रयोग मिलता है। अग्रहारी क्या, देखिए पर्यवेक्षक अथवा अग्रहार का अधीक्षक। अकरंत क्या, देखिए भू राजस्व लगान या कर भूमि को। अकरदायन क्या थी, अकरदायन क्या था, वे काश्तकार जिन्हें कर भुगतान छूट प्राप्त हो उसको देखिए अकरदायन क्या था, वे काश्तकार जिन्हें कर भुगतान छूट प्राप्त हो। अब देखिए अकृष्ट क्या था, ऐसा देखिए ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती ना की गई हो अकृष्ट हुआ। आकृति क्या हुआ, आकृति क्या हुआ, एक अविकसित भूमि। आकृति यहाँ पर क्या, अविकसित भूमि, देखिए अविकसित भूमि इसकी तुलना अपहृत ना जोती गई तखिल प्रति भूमि से की जा सकती है। अक्षपटल क्या, देखिए अक्षपटल क्या, लेखा कारक अक्षपटल बोलते हैं। भू राजस्व आलेख, देखिए भू राजस्व आलेख विभाग क्या हुआ, भू राजस्व आलेख विभाग क्या हुआ, देखिए अक्षपटल या देखिए अक्षपटल मतलब लेखा कार्य है, भू राजस्व आलेख विभाग आपको आलेख विभाग। फिर देखिए अक्षपटल अध्यक्ष मतलब क्या, भू राजस्व आलेख विभाग को ही अक्षपटल बोलते थे, लेखा कार्य अक्षपटल नहीं कहते थे। अक्षपटल अध्यक्ष मतलब क्या, भू राजस्व आलेख विभाग अध्यक्ष। अक्षय निधि अस्थायी धन अनुदान या न्यासी भूमि, अस्थायी धन अनुदान या न्यासी भूमि। इसमें दान में प्रदत्त मूल राशि को यथावत बनाए रखकर उसके ब्याज से दान प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें आपको क्या देखिए एक बार फिर से देखिए आपको अक्षय निधि क्या था, अक्षय निधि आपको कहाँ पर थी, इसको देखिए जरा सा आपको देखिए कि अक्षय निधि क्या, देखिए अस्थायी धन अनुदान या न्यासी भूमि। इसमें दान में प्रदत्त मूल धनराशि को यथावत बनाए रखकर उसके ब्याज से दान प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। अक्षय निधि भूमि अनुदान एवं नकदी दोनों रूपों में किया जाता था। अमरम किसी शासक अपने सैनिक या असैनिक कर्मचारियों को उसकी सेवा के बदले जो आनुवंशिक भूमि प्रदान की जाती थी उसे अमरम कहा जाता था। अंशय क्या, उपहार स्वरूप दी गई भूमि का उपनाम जिसे वापस ना लिया जाना हो इसे अनाहार कहा जाता था अर्थात अस्थायी भूमि दान अर्थात अस्थायी भूमि देना। अब क्या अंशय क्या, उपहार स्वरूप की दी गई भूमि का उपनाम जिसे वापस ना लिया जाना हो इसे अनाहार भी कहा जाता था अर्थात अस्थायी भूमि दान। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें देखिए अनुवासित क्या था, वह देखिए वह भूमि अनुवासित आपको क्या था, वह भूमि जिस पर पहले बसाव ना हुआ और अनुवसित था। देखिए अनुग जीवित क्या था, किसी राजा दो अपने अनुचरों को उनके भरण पोषण के लिए प्रदत्त भूमि को
देखिए यहाँ पर क्या अनुजीवित क्या था, किसी राजा तो अपने अनुचरों को उनके भरण पोषण के प्रद भूमि को अनुजीवित कर देते। अग्रहत क्या था, वह देखिए वह भूमि जिस पर कभी खेती ना की गई हो उसी को, वह भूमि जिस पर कभी खेती ना की गई हो अग्रहत अग्रहत क्या था, यहाँ देखिए अग्रहत नहीं है, एक बार फिर से इसको देखिए। अपहृत क्या था, देखिए अपहृत क्या था, वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो। अपहृत क्या था, वह भूमि जिस पर कभी खेती ना की गई हो। अपहृत क्या था, अप्रतिकर क्या था, कि जिस भूमि को हस्तांतरित ना किया जा सके, जिस भूमि को हस्तांतरित ना किया जा सके। डीडी सरकार के अनुसार, डीडी सरकार के अनुसार को लगान मुक्त भूमि। अपुत्रिका धन क्या, देखिए अपुत्रिका धन क्या था, पुत्रहीन मरने वाले, देखिए पुत्रहीन अपुत्रिका धन के क्या, अपुत्रिका धन के पुत्रहीन मरने वाले समस्त व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का राजा का अधिकार अपुत्रिका धन था। अर्घट क्या था, अर्घट मतलब हट हो गया। अर्धसितिका के, देखिए अर्धसितिका क्या था, बट्टाईदार या फसी साझेदार जो आदि फसल के बदले दूसरों की भूमि पर खेती करता हो। अष्टभोग क्या, देखिए भूमि के उपभोग से संबंधित सभी अधिकारों से युक्त भूस्वामित्व। अष्टभोग क्या, देखिए भूमि के उपभोग संबंधित, भूमि के उपभोग से संबंधित सभी अधिकारों से युक्त भूस्वामित्व। अस्वीकृत कृषि, अस्वीकृत कृषि क्या था, वह खेती या भूमि जिस पर ब्राह्मण स्वयं कार्य नहीं करते थे उसको अस्वीकृत कृषि बोलते थे। अटपति भाग क्या, अटपति भाग क्या था, बाजार के स्वामी की ओर से तहे बाजारी या बाजार शुल्क वसूल करने वाला कार्यालय देखिए अटपति भाग कहा जाता है। देखिए अथनागर क्या था, लोहे का हल को अथनागर बोलते थे। अयोविकार कुशी क्या था, अयोविकार कुशी क्या था, हल के माध्यम जुताई करना अयोविकार कुशी बोलते हैं। फिर देखिए आपको क्या आदानक क्या था, देखिए बंधक भूमि को आदानक बोलते थे। आधक क्या था, भूमि की सूक्ष्मता का एक माप को आधक बोलते थे। हाँ आधव्यय क्या, देखिए आधव्यय क्या था, यहाँ देखिए आधव्यय क्या था, इसको देखिए कि भूमि की उत्पादकता का माप आधव्यय, भूमि की उत्पादकता का माप आपको आधव्यय कहा जाता है। आघाट, देखिए आघाट अथवा आघाटन, आघाट अथवा आघाटन क्या था, भूमि की सीमा को आघाट या आघाटन कहते थे। देखिए फिर देखिए आली क्या था, सिंचित भूमि को आली बोलते थे। आर्थिक क्या था, वे किसान जो दूसरों की भूमि जोतते थे और उसके बदले में उन्हें फसल का आधा हिस्सा मिलता था, उसे आर्थिक कहते थे। आसी हार क्या था, देखिए आसी हार क्या था, देखिए एक प्रकार का जर्मा आसिया एक प्रकार का जर्मा था। आतिथ्य क्या था, देखिए लोक कल्याण, देखिए लोक कल्याण या धार्मिक कार्यों के लिए अधिकारियों अथवा अन्य लोगों को प्रदत्त भूमि अनुदान को आतिथ्य बोलते थे। आवत क्या, प्राकृतिक कारणों से होने वाले भू परिवर्तनों से, प्राकृतिक कारणों से होने वाले भू परिवर्तनों से होने वाली आय के संदर्भ में प्रयुक्त राजस्व विषय का शब्द को आवत बोलते थे। आयुध्य क्या, देखिए आयुध्य क्या था, भू राजस्व वसूल करने के अधिकार के बदले सैनिकों की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने के प्रति भूमि अनुदान को आयुध्य बोलते थे। उद क्या था, एक उद कबंध क्या था, एक जलमार्ग था। उद कमाल उद कभाग क्या था, उद कभाग क्या था, सिंचाई के लिए उद का, देखिए आपके उद का भाग किया था, सिंचाई के जल के उपयोग के तरीकों, देखिए सिंचाई के लिए जल के उपयोग के तरीकों के अनुसार सिंचाई के लिए, देखिए सिंचाई के जल के उपयोग के तरीकों के अनुसार सिंचाई के लिए जल आपूर्ति पर विभिन्न दरों पर सिंचाई सिंचाई के जल के उपयोग के तरीकों के अनुसार जल आपूर्ति पर विभिन्न दरों पर सिंचाई कर को उदक भाग बोलते थे। अब उमली देखिए क्या है, उमली आपको क्या है, अब यहाँ देखिए क्या उमली, यहाँ देखिए सेवा कार्य के लिए, सेवा कार्यों के लिए कर मुक्ति भूमि अनुदान, सेवा कार्य के लिए कर मुक्ति भूमि अनुदान को उमली बोलते थे। उद्रंग क्या, देखिए अस्थायी काश्तकारों पर आरोपित कर पी नियोगी के अनुसार उद्रंग चौकियों, निगरानी चौकियों या सैनिक चौकियों के निकट स्थित भूमि पर आरोपित कृषि कर। उपस्थिति क्या, देखिए उपस्थिति देखिए हीन, देखिए उपस्थिति क्या था, हीन श्रेणी की भूमि। उपस्थिति क्या, देखिए हीन श्रेणी की भूमि पर आरोपित कर को उपस्थिति बोलते। ऊपरी कर क्या था, अस्थायी काश्तकारों द्वारा देकर को ऊपरी कर बोलते। उर्वरा उपजाऊ कृषि योग भूमि को उर्वरा बोलते। उसर क्या था, बंजर या लवणीय भूमि को उसर बोलते थे। वो देखिए उत्पाद, देखिए उत्पाद मानविष्टि क्या, उत्पाद मानविष्टि क्या, देखिए उत्पाद मानविष्टि क्या, देखिए आवश्यकता पड़ने पर या विशेष अवसरों पर आरोपित बंधुआ मजदूरी उत्पाद मानविष्टि बोलते हैं। उत्संग क्या था, देखिए उत्संग का विशेष उत्सवों जैसे राजकुमारों के जन्म आदि अवसरों पर ग्रामीण एवं नागरिकों पर आरोपित अतिरिक्त कर को उत्संग बोलते थे। उत्सन, देखिए उत्सन कुटुमिक क्या, उत्सन कुटुमिक क्या था, काश्तकारों को विनिष्ट या विलुप्त परिवार को उत्सन कुटुंबिक बोलते थे। एक पुरुषिकम क्या था, संपूर्ण जीवन काल मात्र के लिए
भूधृति, देखिए भूधृति या व्यक्तिगत भूधृति, व्यक्तिगत भूधृति टीनेसी, खास तौर से किसी नई बस्ती में तैयार खेतों के संबंध में। एक भोग ऐसा भूस्वामी जिसमें भूमि का अन्य एकाधिकार या स्वामित्व एक व्यक्ति के पास हो, उसी को एक भोग बोलते थे। ओनी क्या, एक प्रादेशिक संभाग को ओनिक बोलते थे, ओनी बोलते थे। ओद यांत्रिक क्या था, देखो ओद यांत्रिक क्या था, जलीय यंत्रों का निर्माता आपको ओद यांत्रिक था। कच्छ क्या था, किसी जल स्रोत, नदी या कुएं के निकट की भूमि कच्छ हुआ। किसी जल स्रोत, नदी या कुएं के निकट की भूमि आपको कच्छ हो गया। काक क्या, एक प्रकार की भूमि माप, एक प्रकार का भूमि मापक को काक बोलते हैं। कंपन क्या, एक प्रादेशिक इकाई जिसका अर्थ होता है वृत्त, एक प्रादेशिक इकाई जिसका अर्थ होता है वृत्त। देखिए मूलतः इसका प्रयोग आपको ग्रामों के एक समूह आपको इंगित करने के लिए किया जाता रहा होगा। कल्याणी के चालुक्यों के अभिलेख में इसकी साम्यता भुक्ति या प्रांत के साथ की गई है। देवगिरी के यादव अभिलेखों में कन्हेरी देश के एक उप संभाग के रूप में कन्हेरी कंपन का संदर्भ मिलता है। देवगिरी के यादव अभिलेखों में कन्हेरी देश के एक उप संभाग के रूप में कन्हेरी कंपन का संदर्भ मिलता है। कपहरी क्या था, देखिए कपहरी क्या, ऐसा खेत जिसमें केवल कपास उगाया जाता था उसको कपहरी बोलते थे। करग्राम क्या था, भू राजस्व अदा करने वाला ग्राम को करग्राम बोलते थे। कर शासन क्या, देखिए भूमि अनुदान संबंधी ऐसा पत्र जिसमें दान ग्राही को दान में प्राप्त भूमि का किराया अदा करना होता था। कर क्या, देखिए सामान्यतः लगान शुरू किया, राजकर को कर बोलते थे। करिश क्या था, भूमि के एक माप को करिश बोलते थे। कर्मांतिक क्या, देखिए यहाँ कर्मांतिक क्या था कि देखिए राजकीय कार्यस्थानों या कारखानों का प्रभारी अधिकारी केदार निचली भूमि ऊंची भूमि को निचली भूमि या ऊंची भूमि को अस्तर केदार निचली भूमि ऊंची भूमि को अस्तर कहते थे। कलिप्त क्या था, अस्थायी या निश्चित कर राजस्व के 7 स्रोतों में से एक अस्थायी काश्तकार। अब हम देखिए आगे यहाँ पर क्या कृष्ट क्या था, खेती की गई भूमि को कृष्ट कहते थे। कुल्य वाप क्या था, देखिए भूमि का एक माप जो भूमि के उस क्षेत्रफल को इंगित करता है जिसमें एक कुल्प मात्रा बीज से बुआई हो सकती है। कुमार गद्दी आनक क्या था, राजकुमार आरोपित कर क्या। कुपगिरी क्या था, वन उत्पादों का भंडारगिरी कुपगिरी था। कुटक, देखिए संवतक कृषकों का मुखिया। तकनीकी अर्थ में या कुटक को वेतन आदि देने के अर्थ में आरोपित एक कर था। देखिए प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल का विचार है कि यह प्रतिफल उपज के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। वे इसे हरी लाकर या हल पर लगने वाले कर के रूप में व्याख्या करते थे। कुटुम्ब क्षेत्र क्या, वंशानुगत या पूर्वजों से प्राप्त खेत। कुटुम्बिन का एक कृषक या कृषक परिवार कुटुम्बिन। खल भिक्षा, देखिए अनाज गहाई से अनाज के ढेर से उपज के रूप में भू राजस्व लेने के अतिरिक्त उपज कर के रूप में आपको अनाज की वसूली। प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल का कहना है कि संभवतः अनाज गहाई स्तरों पर राज्य का एकाधिकार था, अतः यहाँ लाए जाने वाले अनाज पर राज एक हिस्सा राज एक हिस्सा कर के रूप में वसूल करता था। खंड, एक प्रादेशिक संभाग, इसके लिए अभिलेखों में खंडर और खंडलक शब्दों का उल्लेख मिलता है। खेत सामिक क्या, एक कृषक भूस्वामी को खेत सामिक बोलते थे। खल क्षेत्र क्या, देखिए बंजर भूमि खल क्षेत्र बोलते थे। गहन क्या, गहाई या अनाज से भूसा निकालने वाला स्थान गहाई था। गहन क्या, गहाई या अनाज से भूसा निकालने वाला स्थान। गणेश क्या, देखिए इस शब्द के भिन्न अर्थ हैं। वसूली या संग्रहण, समूह, जनजाति, श्रेणी या निगम। गुल्म क्या, सीमा चौकी प्रभारी अधिकारी गुल्म बोलते थे। गोचर क्या, देखिए चारागाही की भूमि को गोचर बोलते थे। गोप क्या था, 10 ग्रामों के भू राजस्व 10 ग्रामों के भू राजस्व एवं सुरक्षा 10 ग्रामों के भू राजस्व एवं सुरक्षा या पुलिस व्यवस्था की देखरेख करने वाले प्रभारी अधिकारी गोप खा। गुरुत्व क्या हुआ, भूमि की एक माप जो एक योजन का चौथाई भाग था। भूमि की एक माप जो एक योजन का चौथाई भाग था। जबकि नीति वाक्य अमृत के अनुसार इतनी दूरी वाली भूमि जहाँ से गाय का रम्मान आश्रय देता हो। ग्रीष्मिक क्या, ग्रीष्म ऋतु की फसल ग्रीष्मिक। ग्राम लोपन क्या था, ग्राम लोपन आपको यहाँ पर
देखिए ग्रामलोपन, भरण पोषण के लिए दी गई जमीन का अधिग्रहण ग्रामलोपन। गुणपत्र, भूस्वामी द्वारा बटाईदारों अथवा किसानों की खेती करने अथवा संवर्धन के लिए कृषि संवर्धन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि गुणपत्र। धागा 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 धाग धागा एक ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें जुताई करने वाले को उपज का आधा मिलता हो, उपज का आधा मिलता हो। घटक कूपक तरल पदार्थ, घटक कूपक तरल पदार्थ मापक, घटक को द्रोण माप के समतुल्य एक मापक पात्र था, जबकि कूपक चमड़े का एक पात्र होता था। संघ, अनाज का एक माप। चतुर्थ पंचभागी कम, वे किसान जो फाड़ के 1/4 या 1/5 भाग प्राप्त करने के बदले शाही भूमि सीता पर खेती करते थे, जिसके लिए राज्य उन किसानों को बीज और कृषि उपकरण प्रदान करता था। चतुर्वेदी मंगलम, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाला लगान मुक्त ग्राम, इसे मंगल भी कहते थे। तमिल में इसे सरपे ती मंगलम कहा जाता था। चतुर्वेद मर्यादा, चतुर्वेद मर्यादा। विद्वान ब्राह्मणों को लगान मुक्त भूमि देने से संबंधित व्यवस्था को चतुर्वेद मर्यादा कहते। देखिए चोरोधन क्या था? देखिए चोरों से रक्षा के लिए ग्रामीणों पर आरोपित विशेष कर चोरोधन था। चिरखीर क्या था? चिरखीर जिस भूमि पर कभी खेती ना की गई वो चिरखीर हुआ। चोलक क्या? देखिए भू राजस्व विषय का एक शब्द जो पान के पत्तों के प्रत्येक चोरक अर्थात वजन पर लगाए जाने वाले कर का घोतक है। देखिए चोर रज्जु, देखिए चोरों को पकड़ने के ग्रामीणों से लिया जाने वाला कर चोर रज्जु। जंगहार, एक तटबंध टू जंगहार। जोड़ क्या था? जोड़ एक नहर या जल प्रणाली जोड़। अब देखिए झामखनु या झाम खेत। देखिए जंगलों को जलाकर उन्हें साफ करने की क्रिया को झाखनु कहते। जंगलों को साफ करके उस भूमि को कृषि योग्य बनाने की क्रिया को झाम खेत कहा जाता था। देखिए तलपद क्या? देखिए तलपद लगान या भू राजस्व के लिए संपूर्ण भूमि का कर निर्धारण। इस प्रकार की भूमि उन भूक्षेत्रों में भी है जो सेवा की शर्तों पर प्रदान की जाती थी या जिनका कम दरों पर एक मुश्त लगान निर्धारित कर दिया जाता था। तलवाटक क्या है? देखिए आसपास के क्षेत्रों उपवनों और गृह स्थानों को मिलाकर बनाया गया भूक्षेत्र। तर या तरदे। देखिए तर या तरदे क्या? नौकाकर या उतराई की वसूली। तेज व स्वाम, देखिए तेज स्वाम क्या था? पूर्ण अधिकारों से युक्त भूस्वामित्व। तुरुक्ष दंड क्या था? मुसलमानों पर तुर्की आक्रमणकारियों के आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए गढ़वालों द्वारा आरोपित एक कर। तुर्क दंड क्या था? मुसलमानों पर तुर्की आक्रमणकारियों के आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के लिए आपको गढ़वालों द्वारा आरोपित एक कर। दंड क्या? देखिए भूमि के एक माप जो चार अड़तनियों के बराबर था। एक रज्जु में 10 पौंड होते थे। देखिए दशापराध क्या? देखिए दशापराध के 10 गंभीर अपराधों के आरोपित न्यायिक दंड को दशापराध बोलते थे। दांत, फसल की कटाई बुआई के लिए प्रयुक्त हंसिया दांत। देखिए देश, एक प्रदेश के प्रयुक्त शब्द यह विषय और मंडल के पर्यायवाची माने गए हैं। देवदान, देखिए मंदिर के स्वामित्व वाली लगान मुक्त भूमि। देवाग्रहार, देखिए देवाग्रहार किसी मंदिर को भूमि अनुदान के रूप में प्रदत्त लगान मुक्त ग्राम। देवाग्रहार क्या? किसी मंदिर को भूमि अनुदान के रूप में प्रदत्त लगान मुक्त ग्राम, जिसे देव विहार भी कहा जाता है। किसी मंदिर को भूमि अनुदान के रूप में प्रदत्त लगान मुक्त ग्राम, जिसे देव विहार भी कहा जाता है। फिर आपको आगे देखिए दोहलिका। इसमें आगे हम कहा क्या कि दोहलिका भूमि ऐसी विवादास्पद स्वामित्व वाली भूमि जिसे सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया हो। तथापि कुछ मामलों में दोहलिका शब्द का अर्थ ब्राह्मणों, स्वामियों, साधुओं आदि को प्रदत्त भूमि अनुदान से भी है। द्रोण मापक क्या? देखिए द्रोण नामक, इसको छोड़ दीजिए, यहीं तक रखिए। अच्छा इसके बाद हम बाद में देख लेंगे।